हेलो दोस्तों, ये है मिल्की वे गैलेक्सी जो ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सीज में से एक है, जहां पर अभी हमारा सूरज जिसके चारों तरफ चक्कर लगाती हमारी धरती, और इस धरती में हमारे जैसे इंसान और कई अन्य तरह के जीव रहते हैं। अगर हम हमारे मिल्की वे के साइज की बात करें तो ये कुछ इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी कि लाइट को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में तकरीबन 1 लाख साल का समय लग जाता है। अगर हम साइज कंपैरिजन की बात करें तो ये है हमारा सूरज, और ये हमारे सूरज के सामने दिख रही है हमारी धरती, और ये रहे धरती पर रह रहे इंसान। और अगर सूरज, धरती और इंसान को एक साथ खड़ा कर दें तो सूरज के सामने इंसान बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हो आप, जस्ट लाइक हमारे रूम में जो धूल के कण हैं, उतना है सूरज के सामने एक इंसान। लेकिन वहीं पर अगर हम यूनिवर्स के सबसे बड़े आइडेंटिफाइड स्टार स्टीफेंसन 218 की बात करें तो उसके सामने ये है हमारा सूरज। मतलब अब हमारा सूरज का साइज भी कुछ भी नहीं है इस स्टार के सामने। लेकिन वहीं पर अगर हम इसका कंपैरिजन अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से करें तो ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, और ये है स्टीफेंसन 218, यानी अब हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा आइडेंटिफाइड स्टार एक धूल के कण के बराबर है हमारी मिल्की वे के सामने। और मिल्की वे बस एक गैलेक्सी है अरबों गैलेक्सीज में से। यहाँ पर मेरा ये सब बताने का मतलब ये है कि हमारा यूनिवर्स हमारी सोच से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, और वहाँ पर हम अकेले जीवित प्राणी हैं। ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा कम हैं। और इसका मतलब ये भी है कि हमारी धरती एकलौता ऐसा प्लेनेट नहीं हो सकती जो जीने लायक है। हमारे यूनिवर्स में कई ऐसे प्लेनेट्स होंगे जहाँ पर जीवन पॉसिबल है, और हम एक छोटे से जीव जो कि एक छोटी सी गैलेक्सी के एक बहुत ही छोटे से स्टार का चक्कर लगा रहे हैं। वहाँ पर देशों को बांट रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं, लोगों को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। देशों के अलग अलग लीडर्स हैं। इंडिया को कोई रिप्रेजेंट करता है, यूएस को कोई, और चाइना को कोई। और लेकिन अगर मैं बात करूं अलग जीवन की, एलियंस की, मान लो कि एलियंस हमारे धरती पर आ जाते हैं, तब हमारी धरती से रिप्रेजेंट कौन करेगा? भारत का रिप्रेजेंटेटिव, यूएस का, या फिर चाइना का? आखिर किसका? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं। तब हमें कलेक्टिव पीस की तरह काम करना पड़ेगा। तब कोई भी इंडिया नहीं होगा, कोई भी चाइना, कोई भी यूएस, कोई भी पाकिस्तान नहीं होगा। तब हम बात करेंगे एज अ अर्थ। और ऐसे में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी धरती को रिप्रेजेंट कौन करेगा? आपके नजरिए में कौन है ऐसा जो हमारे धरती का एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव बनकर इन एलियन से बात कर सकता है? वैसे मेरी नजर में है एक इंसान, और वो है ये शख्स। जी हाँ, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क की दूरदृष्टि और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि इससे बेहतर इंसान अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई दूसरा मेरी नजर में तो है ही नहीं। और इनका ये मानना है कि आज के टाइम में हम अपने रिसोर्सेज, अपनी एनर्जी और अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि जब तक हम अलग अलग बट कर काम करेंगे तब तक हमारा कुछ भी नहीं होगा, या फिर जब तक हमें ये रियलाइज होगा ना कि हमें एक साथ होकर काम करना चाहिए, अलग अलग देश बनकर नहीं बल्कि अर्थ की तरह सोचना चाहिए, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और इसलिए वो अकेले इस काम में लगे हुए हैं कि वो किसी तरीके से अपने ह्यूमंस को हमारी धरती से अलग किसी प्लेनेट में स्टेबलाइज्ड कर पाएं। इलॉन मस्क ह्यूमैनिटी की पॉसिबिलिटीज को दो तरीके से देखते हैं। या तो हम धरती पर तब तक रहेंगे जब तक कोई ऐसा दिन नहीं आता कि हमारे यूनिवर्स से कुछ अजीब सी चीज हमारे धरती से टकराई और सब कुछ खत्म हो गया। ये चीज कई बिलियन साल बाद हो सकती है, या फिर ये चीज कल भी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम अपने आप को एक मल्टी प्लेनेटरी स्पेसीज में कन्वर्ट कर दें, ताकि हमारे कम्प्लीटली खत्म होने के चांसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएं। अगर किसी वजह से हमारी धरती खत्म भी हो जाती है तो दूसरे प्लैनेट्स पे जो इंसान हैं वो इंसान की स्पेसीज को आगे बढ़ा सकते हैं। इवन नासा ने तो ये ओपनली एडमिट करा है कि एस्टेरॉयड्स को स्पॉट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। इवन 2019 में एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा एस्टेरॉयड्स जिसका नाम 2019 ओके था, वो सिर्फ एक दिन पहले स्पॉट हो पाया जब वो हमारे धरती और हमारे मून के बीच में से निकला था। तो हमारा स्पेस दिखता शांत जरूर है, लेकिन ये है बहुत ज्यादा डरावना, और कब क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। अब यहाँ पर मार्स को एकदम से लिविंग प्लेनेट बनाना भी पॉसिबल नहीं है। देखो, किसी भी प्लेनेट पर जीवन के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए, और उस एटमॉस्फेयर का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा सूरज, उससे निकलने वाली हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हमारी धरती पर एक मैग्नेटिक फील्ड का कवच है जो इन ईएम वेव से हमारी धरती को बचाती है, हमारे एटमॉस्फेयर को बचाता है।
सिमिलरली कुछ स्टडीज का ये मानना है कि आज से 500 मिलियन साल पहले मार्स पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी, लेकिन किसी वजह से वो खत्म हो गई और उसकी वजह से सूरज की ईएम वेव डायरेक्ट मार्स के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गई और धीरे धीरे पूरे मार्स का एटमॉस्फेयर खत्म हो गया। अब मार्स पर एटमॉस्फेयर बनाने का दो ही तरीका है, या तो किसी तरीके से मार्स की मैग्नेटिक फील्ड को दोबारा से लाया जाए या फिर एटमॉस्फेयर बनाने का कोई ऐसा तरीका हमें मिल जाए जिससे हम एटमॉस्फेयर जिस रेट से बना रहे हैं, सूरज की वजह से एटमॉस्फेयर जिस रेट से खत्म हो रहा है, बनाने का रेट ज्यादा हो खत्म होने के मुकाबले। और मार्स के अलावा अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर इतनी सारी बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स होने के बाद हम मार्स पर आखिर जाना ही क्यों चाहते हैं? हम किसी दूसरे प्लेनेट का आइडिया क्यों नहीं ढूंढते? तो यहाँ पर दूसरे प्लेनेट तक जाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो हमसे इतना ज्यादा दूर हैं कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ हमें वहां पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। आज के टाइम में मल्टी प्लेनेटरी स्पेसीज बनाने का सबसे बेस्ट जो ऑप्शन हमारे पास है और जो प्रैक्टिकल ऑप्शन हमारे पास है वो सिर्फ मार्स ही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हमें इस वक्त करना क्या चाहिए? हमें अपने पैसे, अपना टाइम, अपनी एनर्जी स्पेस प्रोग्राम के अंदर लगाना चाहिए, नए प्लेनेट की खोज में लगाना चाहिए, नए प्लेनेट्स पर एटमॉस्फेयर को बिल्ड करने में लगाना चाहिए, या फिर हमें अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल बस फालतू में इधर उधर लगाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। आपका क्या मानना है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।